नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 11th के फिजिक्स के पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में बताया था, और आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपना फिजिक्स का क्लास 11th का सिलेबस आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारा क्लास 11th के फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, आज से हम वो स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा मात्रक एवं मापन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मात्रक एवं मापन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। उनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो उनको जरा समझ लीजिए। सबसे पहले जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मापन की आवश्यकता। हमें मापन की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे मात्रक क्या है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा मूल एसआई मात्रक। उसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज वो रहेगा मात्रकों की प्रणालियां। मात्रकों की कौन कौन सी प्रणालियां हैं उनको भी हम जानेंगे आज। अगला टॉपिक उसके बाद रहेगा लंबाई का मापन। जैसा कि चैप्टर का नाम है तो हम इनको मापना सीखेंगे, कैसे लंबाई को नापते हैं। अगला टॉपिक रहेगा द्रव्यमान का मापन। और उसके बाद अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक भी है हमारा आज के वीडियो लेक्चर का वो है समय का मापन। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता हमें क्यों है। तो मैं अगर आपको जनरली समझाऊं तो आप सभी लोग जानते हैं कि मापन हमारी लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। आप सुबह से लेकर शाम तक कई सारी चीजों को खरीदते होंगे, कहीं ना कहीं हर जगह मापन की आवश्यकता हमें कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है। सुबह से आप दूध लेने जाएं तो 1 लीटर दूध है तो एक बर्तन सा रहता है 1 लीटर का, उसमें वो नाप के दूध देता है। वो कहता है भाई 1 लीटर दूध है। आप गाड़ी में कभी पेट्रोल डलाने जाएं अपने का, वो वहां पर टाइप करता है कि हाँ इतने लीटर आपको पेट्रोल चाहिए, इतने रुपए का, तो उतना आपको मिल जाता है। यानी मापन हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते ही हैं। मापन के बारे में आवश्यकता क्यों है उसके बारे में केल्विन एक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक, उन्होंने एक बात कही थी। उस बात को मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी भौतिक राशि के बारे में कुछ जानते हैं और आप उसे अगर माप सकते हैं तो आपका जो ज्ञान है उसके बारे में वो काफी हद तक पूरा है। लेकिन अगर आप किसी भौतिक राशि को माप नहीं सकते तो उस भौतिक राशि के बारे में आपका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रहेगा। क्योंकि अगर आप उसकी गणितीय व्याख्या, मात्रात्मक विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस भौतिक राशि के बारे में या उस चीज के बारे में नहीं जानते। दूसरी बात, एक फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, उन्होंने मापन के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन कही है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा था अगर कोई युवा है, जैसे कि आप लोग हैं, अगर कोई युवा है तो उसको भौतिक विज्ञान में अगर सबसे पहला कोई कोर्स सीखना चाहिए तो वो ये सीखना चाहिए कि हम भौतिक राशियों का मापन कैसे करें। मापन की आवश्यकता इतनी है, भौतिक विज्ञान को अगर आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है तो मापन हमें सीखना ही पड़ेगा। तो ये तो मापन की आवश्यकता की बात हो गई। तो अगला टॉपिक है हमारा मात्रक क्या है। मात्रक स्वेच्छा से चुना हुआ सर्वमान्य मानक जिससे भौतिक राशि की तुलना की जाती है, उसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी स्वेच्छा से चुने हुए मानक से अगर हम किसी भौतिक राशि की तुलना कराते हैं तो ये प्रोसीजर ही हमारा मापन कहलाता है, और वह मानक उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जिस मानक से हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं तो वो मानक ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो भौतिक राशि के मापन के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको यहां बता देता हूं। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें किन किन आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनको मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस मात्रक से उसे नापा जाना है। पहले तो हमें उस मात्रक की जानकारी होनी चाहिए जिससे हम उसको नापने वाले हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी हमको ध्यान रखना है, जिस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि जो मात्रक है उस भौतिक राशि में कितनी बार समाहित है उसको। इस लाइन को मैं आपको जरा समझाता हूं। सपोज करिए कि जैसे ये है, इस लाइन की लंबाई को मुझे नापना है और ये हमारा वो मानक हो गया जिससे किसी भौतिक राशि की तुलना करानी है। सपोज करिए ये आपका जो मार्कर है एक मात्रक है इस लंबाई के नापने का। तो यहाँ पर 1, 2,
3, 4 और लगभग 5, यानी ये लाइन में ये जो मात्रक है टोटल 5 बार नापा गया, यानी इस लाइन की जो लंबाई हो गई वो 5 मार्कर के बराबर है। तो ये हमारा मापन कहलाता है। ये वो 3 मूल राशियां हैं जिनसे भौतिक विज्ञान के किसी भी नियम की व्याख्या होती है, और इन्हीं 3 मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई मीटर और समय सेकंड, ये हमारे सभी मूल मात्रक हैं। इन मात्रकों की सहायता से हम जिन मात्रकों को उत्पन्न करते हैं या जिन मात्रकों को बना सकते हैं वो सभी मात्रक हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रकों की आवश्यकता क्यों है? आप सभी को पता हो कि भौतिक विज्ञान में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, सभी के लिए एक एक मात्रक नहीं चुन सकते हम। तो इसी गणनाओं को या इन नियमों को या इनकी व्याख्या को आसान बनाने के लिए उन सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों में तोड़ा गया, कि जिससे हम उन सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त कर सके। इससे हमें बहुत सारे मात्रकों को याद नहीं रखना पड़ेगा और हमारी गणना करना और हमें उनके ज्ञान के बारे में रखना, उनकी जानकारी रखना काफी आसान हो गया। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, चाल। चाल के लिए कोई स्पेशल मात्रक नहीं है, लेकिन हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि, जिनके मात्रक क्रमशः मीटर और सेकंड है। इस प्रकार चाल का एक मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जो कि हमने मूल मात्रक की सहायता से ही प्राप्त किया। तो सभी भौतिक राशियों के लिए मात्रकों की व्याख्या करने के लिए मूल एसआई मात्रकों का हम उपयोग करते हैं। जो कुछ मूल एसआई मात्रक जिनकी सहायता से सभी भौतिक राशियों के मात्रकों की व्याख्या की जा सकती है या निकाला जा सकता है, वो यहाँ टेबल में दिए गए हैं। सबसे पहला जो हमारा है द्रव्यमान, पहले भी हम जानते हैं, जिसका मात्रक किलोग्राम है और उसका सिंबल क्या होता है? केजी। दूसरी हमारी मूल राशि है लंबाई, उसका एसआई मात्रक मीटर और उसका सिंबल स्मॉल एम। ऐसे ही अगला जो है हमारा समय, उसका मात्रक सेकंड और उसका सिंबल है एस। अगली जो भौतिक राशि है, क्योंकि हमें फिजिक्स के या भौतिक विज्ञान के और भी ब्रांचेस जो शाखाएं हैं उनके मात्रकों की अगर व्याख्या करनी है, उनके मात्रों को जानना है, तो हमें कुछ और भी भौतिक राशियों को मैंने यहाँ ऐड किया है। जो कि चौथी है हमारी ताप, जिसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसे हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, जिसे हम स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। और लास्ट जो हमारा है वो है पदार्थ की मात्रा, जिसे हम मोल, जिसका मात्रक होता है मोल, जिसे प्रदर्शित MOL मोल से ही किया जाता है। 2 पूरक मात्रक भी होते हैं भौतिक राशियों की संपूर्ण विवेचना करने के लिए, वो 2 पूरक मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन। इन सभी मूल मात्रकों की सहायता से हम भौतिक विज्ञान की किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मात्रकों की प्रणालियां। मात्रकों की प्रणालियां कौन कौन सी हैं? 3 मुख्य प्रणालियां थी मात्रकों की, जो एसआई मात्रकों के आने से पहले प्रचलित थी, और वो तीनों प्रणालियां यहाँ पे दी गई हैं। उनको मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली प्रणाली थी MKS प्रणाली, दूसरी हमारी जो प्रणाली थी वो थी CGS प्रणाली, तीसरी प्रणाली हमारी थी FPS। इनकी फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। MKS प्रणाली थी मीटर, K फॉर किलोग्राम और S यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। ऐसे ही CGS प्रणाली जो थी, C यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर को, G यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम को और S यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को। वैसे ही जो अगली हमारी प्रणाली है FPS, वहां पर कैपिटल F जो है वो रिप्रेजेंट करता है फुट को, जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाउंड को और S रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। MKS प्रणाली में मीटर, यानी MKS प्रणाली में अगर हम मापन करते हैं तो लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। आप तीनों प्रणालियों में एक चीज देखें, समय कॉमन है, यानी समय को सेकंड में ही नापा जा रहा है।
अलग है। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई को हम सेंटीमीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को यहाँ पर हम ग्राम से नापेंगे। और वहीं अगर बात की जाए एफपीएस प्रणाली की, तो यहाँ पर लंबाई को फुट में नापा जा रहा है और द्रव्यमान को यहाँ पर हम पाउंड में माप रहे हैं। तो ये कुछ प्रणालियां थी जो बहुत पहले प्रचलित थी, जब तक एसआई मात्रक नहीं आए। 1971 में जैसे ही एसआई मात्रकों का उद्भव हुआ, इन प्रणालियों का उपयोग धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि एसआई मात्रक ऐसे मात्रक थे जो हर जगह मान्य थे और पूरे विश्व भर में इनको कहीं भी उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हर देश में, पूरे विश्व में ये प्रचलित थे। तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लंबाई के मापन। लंबाई के मापन क्या कहलाता है, मैं आपको पहले एक बार वो समझा दूं। किसी स्थान पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही लंबाई कहते हैं। किसी भी जगह पर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम लंबाई कहते हैं। जैसे अगर इस मार्कर की मैं बात करूं तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की जो दूरी कहलाएगी इस जगह पर, वो इस मार्कर की लंबाई को प्रदर्शित करेगा। लंबाई के मात्रकों की हम बात करते हैं। लंबाई में सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ दूरियों के लिए, यानी बहुत ही ज्यादा दूरी, यानी बहुत ही लंबी दूरी को नापने के लिए कौन से मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो है खगोलीय मात्रक, जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंग्लिश में, इसीलिए इसका सिंबल है कैपिटल ए और यू। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। उसके बाद एक और जो बड़ा मात्रक है लंबी दूरियों को मापने के लिए, वो है प्रकाश वर्ष, जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको एक लाइन में। डेफिनेशन कहती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष को प्रदर्शित करता है। एक पूरे वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष दूरी के बराबर होती है, जो होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 गुणे 10 की घाते 15 मीटर। उसके बाद हम अगला जो हमारा मात्रक है लंबी दूरियों को मापने का, वो है पारसेक। एक और बड़ा मात्रक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। और अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे पारसेक लंबी दूरियों को मापने का एक सबसे बड़ा मात्रक है, उससे छोटा प्रकाश वर्ष और उससे छोटा खगोलीय मात्रक। तो ये लंबी दूरियों को मापने के मात्रक थे। इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म दूरियों या छोटी दूरियों को नापने के लिए कुछ मात्रकों को हम जानेंगे। पहला है माइक्रोमीटर, जिसे हम म्यू एम से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 गुणे 10 की घाते -6 मीटर। उसके बाद हमारा अगला मात्रक है बहुत सूक्ष्म दूरियों को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम, जिसे हम कैपिटल ए डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 गुणे 10 की घाते -10 मीटर होता है। उसके बाद जो हमारा अगला मात्रक है एक्सरे मात्रक, एक और इंपॉर्टेंट मात्रक है जो भी और सूक्ष्म दूरियों को नापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे हम कैपिटल एक्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एक्स यू बराबर 1 गुणे 10 की घाते -13 मीटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्मी, जिसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। और एक एफ एम या एक फर्मी बराबर होता है 1 गुणे 10 की घाते -15 मीटर। तो ये अति सूक्ष्म दूरियों को मापने के लिए कुछ लंबाई के मात्रक थे। मध्यम दूरियों को अगर हमें नापना है तो उनके मात्रकों को आपको भली भांति पता है, बहुत से स्टूडेंट जानते ही होंगे, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इन सभी की आपको जानकारी थी। इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर टेबल को लिख के या बोर्ड पर लिख के नहीं दिखाया। तो अगला टॉपिक है हमारा लंबाई मापन की विधियां। हम किन किन विधियों के द्वारा लंबाई को नाप सकते हैं, उनको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला है मीटर मात्रक से तुलना। अगर सामान्यतः आपको कोई लंबाई नापना है तो मीटर स्केल जो आपके पास होता है या सामान्य तौर पर जो भी स्केल आप यूज करते हैं उससे उसकी तुलना करा दीजिए और हम लंबाई को माप सकते हैं। दूसरी विधि है त्रिकोणमिति विधि। अगर मान लीजिए कोई दूर स्थित एक बहुत बड़ा टावर है, ठीक है, उसकी लंबाई को अगर हमें नापना है, उसकी ऊंचाई को हमें नापना है, तो हम त्रिकोणमिति विधि का यूज करते हैं, जो आपने कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में, गणित में अवश्य पढ़ा होगा। तीसरा है सुनार। ये आपके लिए आपने क्लास 9 की फिजिक्स में अगर पढ़ा हो, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एक रेंजिंग। एक प्रकार का यंत्र होता है जो अल्ट्रासोनिक साउंड पर यूज होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड के
उपयोग या अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके इस यंत्र के द्वारा हम समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। समुद्र की गहराई या समुद्र के अंदर बहुत लंबी दूरी पर कोई जहाज जा रहा है, पनडुब्बी जा रहा है, तो उस दूरी को भी नापा जाता है। तो सोनार की हेल्प से बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए या समुद्र की गहराई नापने के लिए खास तौर पर इसको नेवी वाले ही यूज करते हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई को नापने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और ये अल्ट्रासोनिक तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला जो है हमारा रेडार। रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से भी हम बहुत लंबी दूरियों को नाप सकते हैं। रेडियो सिग्नल्स को रेडार एक यंत्र होता है, उसके माध्यम से इसको संचरित किया जाता है, भेजा जाता है और वहां से वो टकराकर वापस कंप्यूटर पर मिल जाता है। और इस विधि के द्वारा भी हम बहुत लंबी दूरी को नापने के लिए रेडियो सिग्नल की मदद से लंबी दूरियों को नाप सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर हम नापना हो तो हम रडार यंत्र की हेल्प से रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी को माप सकते हैं। अगला जो है हमारा बहुत सूक्ष्म दूरियों के लिए। अगर हमें बहुत सूक्ष्म दूरियों को नापना है, जैसे किसी अणु की साइज को, किसी परमाणु की साइज को, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बहुत ही सूक्ष्म दूरियों को बड़े आसानी से माप सकते हैं। लास्ट है हमारा केपलर के तृतीय नियम से। ये एक विधि है, केपलर का थर्ड लॉ हो, जिसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। केपलर का तृतीय नियम की हेल्प से आप दो प्लैनेट्स की सूर्य से दूरी को पता कर सकते हैं, कितनी दूरी है। वो नियम है हमारा, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का क्यूब, जहां पर T1 और T2 दो अलग अलग ग्रहों के आवर्तकाल है और R1 और R2 दो अलग अलग ग्रहों की सूरज से दूरी। अगर मान लीजिए T1 एक ग्रह है जिसका आवर्तकाल आपको पता है, T2 दूसरा ग्रह है पृथ्वी है, उसका आवर्तकाल आपको पता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का, और R1 इनमें से एक ग्रह जिसकी आपको सूर्य से दूरी पता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप दूसरे ग्रह की सूर्य से दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विधियां थी, इन सारी विधियों की हेल्प से आप लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो लंबाई के मापन में हमारा लास्ट टॉपिक है लंबाई का परास। लंबाई का परास, इसका मतलब है कि कहां से कहां तक हम लंबाई को नाप सकते हैं। ऐसे कौन कौन सा लिमिट है जहां तक किसी चीज को नापा जा सकता है, तो और जिनको अभी तक नापा गया है, जिनका अनुमान लगाया गया है, और इन सबको मीटर में यहाँ पर 10 की घात के रूप में लिखा गया है। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला है ब्रह्मांड की त्रिज्या। संपूर्ण ब्रह्मांड की त्रिज्या जो लगभग मानी गई है वो मानी गई 10 की घाते 26 मीटर। उसके बाद अगला है मिल्की वे की त्रिज्या। मिल्की वे की त्रिज्या जो मानी गई है वो 10 की घाते 21। सबसे नजदीक तारा जो पृथ्वी के निकट है उसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो है 10 की घाते 16 मीटर। इसी प्रकार जो हमारा सौर मंडल है, जिस सौर मंडल में पृथ्वी आती है और हमारे जो 8 ग्रह बचे हुए हैं, तो सौर मंडल की त्रिज्या मानी गई है 10 की घाते 13 मीटर, जो अनुमान लगाया गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान है 10 की घाते 11 मीटर। अगला है सूरज की त्रिज्या जो लगभग मानी गई है वो है 10 की घाते 9 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग मानी गई है 10 की घाते 7 मीटर, या नापी गई है, ये नापा गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सभी को पता है 8,848 मीटर होता है, जो अगर पावर्स के फॉर्म में लिखे तो लगभग 10 की घाते 4 मीटर। इसी प्रकार मनुष्य की ऊंचाई 10 की घाते 0 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इन सबको हम 10 की घाते 0 मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया गया। अखरोट की त्रिज्या 10 की घाते -2 मीटर। अमीबा की त्रिज्या 10 की घाते -4 मीटर। एक वायरस या विषाणु, उसकी त्रिज्या 10 की घाते -7 मीटर तक होती है। परमाणु जो होता है उसकी त्रिज्या 10 की घाते -10 मीटर होती है, जो नापी गई है। नाभिक की त्रिज्या जो मापी गई है वो है 10 की घाते -14 मीटर। और सबसे सूक्ष्म दूरी जो नापी गई है अभी तक प्रोटॉन की त्रिज्या, प्रोटॉन की त्रिज्या होती है 10 की घाते -15 मीटर। तो ये लिमिट है कि कहां से कहां तक अधिकतम से अधिकतम दूरी और न्यूनतम से न्यूनतम दूरी या लंबाई को जो मापा गया है उसका एक परास था। तो अगला टॉपिक है आज के लेक्चर का हमारा द्रव्यमान मापन। द्रव्यमान मापन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं।
द्रव्यमान एक मूल गुण है, किसी भी भौतिक राशि का द्रव्यमान क्या होता है, एक मूल गुण होता है, किसी पदार्थ का एक मूल गुण होता है किसी पदार्थ का, और इसका मापन किसी पदार्थ में उसकी मात्रा को व्यक्त करता है। अगर हम इसकी माप करते हैं तो किसी पदार्थ में उस पदार्थ की कितनी मात्रा है, यह द्रव्यमान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान मापन के कुछ मात्रक हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो मात्रक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक मात्रक है स्लग। 1 स्लग इक्वल टू होता है 14.57 किलोग्राम। अगला जो मात्रक है द्रव्यमान मापन का क्विंटल। क्विंटल एक बहुत भारी द्रव्यमान को नापने के लिए उपयोग होता है, इसे स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। 1 क्विंटल इक्वल टू 1000 किलोग्राम। आप इससे भली भांति परिचित हैं। अगला एक और भारी वस्तु, अगर हमें और भारी वस्तु को नापना है तो एक और मात्रक जो हम प्रयोग करते हैं द्रव्यमान का वो है टन। 1 टन बराबर, क्योंकि इसका सिंबल होता है स्मॉल टी, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। एक बहुत ही बड़ा मात्रक, जैसे बड़े बड़े ग्रहों का द्रव्यमान अगर हमें ज्ञात करना हो तो एक भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने अपने नाम पर एक मात्रक डिसाइड किया, एक मात्रक को बनाया जिसको उन्हीं के नाम पर बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 चंद्रशेखर लिमिट। 1 CSL बराबर होता है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, मतलब 2.8 गुणे 10⁻30 किलोग्राम। ये बहुत ही बड़ा मात्रक है। ब्रह्मांड, बड़े बड़े ग्रह, सूर्य, इन सबके द्रव्यमान इसी यूनिट में, हम इसी मात्रक में मापते हैं। अगला है एटॉमिक मास यूनिट। बहुत ही सूक्ष्म द्रव्यमानों को नापने के लिए एक नया मात्रक हमें मिला जिसको हम कहते हैं 1 AMU। इसे स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान या छोटे छोटे परमाणुओं के द्रव्यमान इसी यूनिट या इसी मात्रक की सहायता से हम मापते हैं। अगला है कैरेट। ये भी एक स्मॉल मात्रक है, बहुत छोटे छोटे द्रव्यमानों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल c। तो 1 C या 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम। ये द्रव्यमान मापन और द्रव्यमान को मापने की कुछ मात्रक थे। तो द्रव्यमान मापन में हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान मापन की विधियां। द्रव्यमान मापन की कौन कौन सी विधियां हैं उनको हम एक बार जान लेंगे। सबसे पहले है सामान्य तरीका। सामान्य तरीका में हम सामान्य तराजू से द्रव्यमान को माप सकते हैं। किलोग्राम जो उसका मानक है उससे हम उसकी तुलना करा देंगे और हम किसी भी द्रव्यमान को माप सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका है भारी वाहनों के लिए। अगर हमें कोई भारी वस्तुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो वे बैलेंस का हम उपयोग करते हैं। भारी वस्तुओं को नापने के लिए वे बैलेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी एक तराजू होती है जो भारी वस्तुओं को मापती है। तीसरा जो तरीका है, पृथ्वी या बड़े बड़े ग्रहों को अगर हमें नापना है, उनके द्रव्यमान को मापना है, तो इस सूत्र की सहायता से हम बड़े बड़े ग्रहों का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान माप सकते हैं। स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन r², जहां पर स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m जिस ग्रह का द्रव्यमान आपको मापना है वो, और r उस ग्रह की त्रिज्या। अगला है, अगर आप परमाणुओं का द्रव्यमान नापना चाहते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं का द्रव्यमान अगर हमें नापना है तो हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र होता है उसका उपयोग करते हैं। इस यंत्र की सहायता से हम छोटे छोटे परमाणुओं का द्रव्यमान आसानी से माप सकते हैं। एक और विधि है थॉमसन विधि। थॉमसन विधि के द्वारा भी हम किसी वस्तु का या छोटे छोटे परमाणुओं का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें विशिष्ट आवेश ज्ञात करना होगा। विशिष्ट आवेश होता है E/m बराबर 1.7 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या छोटे छोटे परमाणुओं का द्रव्यमान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है द्रव्यमान मापन में हमारा द्रव्यमान का परास। द्रव्यमान का परास क्या है कि द्रव्यमान को कहां से कहां तक नाप सकते हैं। जो जो चीजें हमें ज्ञात हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनका द्रव्यमान कितना है लगभग, उन सब के बारे में हम यहाँ पर अपने टॉपिक में जानेंगे। सबसे पहले है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है लगभग किलोग्राम में, वो है लगभग 10⁻53 किलोग्राम। मैंने यहाँ पर सभी द्रव्यमानों को 10 की घात के रूप में लिखा हुआ है कि लगभग कितना होगा। उसी प्रकार अगला है हमारा गैलेक्सी। जो हमारा गैलेक्सी है उसका द्रव्यमान लगभग है 10⁻31 किलोग्राम। अगला है हमारा सूर्य। सूर्य का द्रव्यमान जो लगभग है किलोग्राम में, वो है 10⁻30 किलोग्राम।
पृथ्वी का जो हमारा द्रव्यमान है वो है 10 की घाते 25 किलोग्राम। वैसे ही चंद्रमा का जो हमारा द्रव्यमान है 10 की घाते 23 किलोग्राम। अगला है शार्क। शार्क जो मछली होती है उसका द्रव्यमान लगभग 10 की घाते 4 किलोग्राम, मतलब 10,000 किलोग्राम के बराबर। मानव की अगर बात करें तो सामान्य तौर पर जो व्यक्ति होते हैं उनका लगभग द्रव्यमान 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एक मेंढक की अगर बात की जाए तो मेंढक का हमारा जो द्रव्यमान है 10 की घाते -1 किलोग्राम। मच्छर 10 की घाते -5 किलोग्राम के बराबर होता है। एक धूल कण अगर बात की जाए तो धूल कण का द्रव्यमान होता है 10 की घाते -9 किलोग्राम। कोई विषाणु अगर है तो विषाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 10 की घाते -19 किलोग्राम के बराबर। अगले हम बात करते हैं यूरेनियम परमाणु। अगर किसी यूरेनियम का परमाणु है तो उसका द्रव्यमान जो लगभग होता है वो होता है 10 की घाते -25 किलोग्राम। अगला जो हमारा है एक कण प्रोटॉन। प्रोटॉन का हमारा द्रव्यमान होता है लगभग 10 की घाते -27 किलोग्राम। और लास्ट जो हमारा है इलेक्ट्रॉन, जो एक परमाणु जो भी एक और है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा द्रव्यमान होता है लगभग 10 की घाते -30 किलोग्राम। तो ये था द्रव्यमान का परास। ये टेबल भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा समय मापन। इसके बाद हम लोग चैप्टर का एंड करते हैं। समय मापन क्या है? सामान्यतः घड़ी जो दर्शाती है उसी को ही हम समय मापन कहते हैं। हमारी घड़ी जो दर्शाती है हमें उसे ही हम समय मापन कहते हैं। समय मापन के कुछ मात्रक हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, उनको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत दूर यानी बहुत अगर लंबे समय को आपको मापना है तो वो कुछ मापन इस प्रकार है, उनके कुछ मात्रक हैं जो यहाँ दिए गए हैं। पहला है मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। दूसरा है हमारा घंटा, जिसे हम आवर कहते हैं, तो 1 आवर या 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। अगला है दिन। एक दिन में हमारे 86,400 सेकेंड होते हैं। अगला है वर्ष। वर्ष में एक वर्ष में कुल हमारे सेकेंड होते हैं 3.1 गुणे 10 की घाते 7 सेकेंड। और अगला है दशक। एक दशक में 10 साल होते हैं और 10 साल में जो हमारे टोटल सेकेंड्स होते हैं वो होते हैं 3.1 गुणे 10 की घाते 8 सेकेंड। इसी प्रकार अगर हम बात करें शताब्दी की, सेंचुरी यानी 100 साल की, तो 100 साल में हमारे 3.1 गुणे 10 की घाते 9 सेकेंड होते हैं। ये है बहुत लंबे समय के लिए, बहुत दीर्घ समय को अगर हमें नापना हो तो उनके ये मात्रक है। लास्ट में हम बात करते हैं सूक्ष्म समय के लिए। सूक्ष्म समय के कुछ मात्रक होते हैं। 1 मिली सेकेंड जो होता है 10 की घाते -3 सेकेंड के बराबर। अगला है 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है 10 की घाते -6 सेकेंड के बराबर। अगला है 1 नैनो सेकेंड जो होता है 10 की घाते -9 सेकेंड के बराबर। और 1 सेक जो होता है 10 की घाते -8 सेकेंड के बराबर। तो ये हमारे सूक्ष्म समय को मापने के लिए कुछ सूक्ष्म मात्रक थे जिनसे हम बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल को माप सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है समय का परास, कि किसी भी समय अंतराल में यानी कोई भी व्यक्ति का, जैसे अगर लाइफ टाइम की बात की जाए तो सेकंड में कितना है और कितना हम माप सकते हैं। समय के परास की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की जो आयु होती है 10 की घाते 39 सेकेंड होती है। ब्रह्मांड की अगर आयु की बात करें तो 10 की घाते 17 सेकेंड। मनुष्य की आयु 10 की घाते 9 सेकेंड लगभग। एक वर्ष में 10 की घाते 7 सेकेंड होते हैं लगभग। एक दिन में 10 की घाते 5 सेकेंड होते हैं। एक उपग्रह की अगर आयु की बात की जाए तो 10 की घाते 4 सेकेंड होती है लगभग। न्यूट्रॉन की अगर अर्धायु की बात करें तो 10 की घाते 3 सेकेंड होती है। मनुष्य के दिल की धड़कन का समय अंतराल जो होता है वो 10 की घाते 0 यानी 1 सेकेंड होता है। पलक झपकना 10 की घाते -1 सेकेंड में, हर 10 की घाते -1 सेकेंड बाद हम लोग पलक झपकते हैं। तो ये हमारा पूरा जो चैप्टर था मात्रक एवं मापन अब कंप्लीट होता है इन सभी टॉपिक्स के साथ। अब हम जो अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में इसके आगे के टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से एक ही सूचना कि आप सभी लोग घर पर रहें और घर से ही पढ़ाई करें। तो मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।